लोग भी कहते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वच्छ छवि का है, बेदाग छवि का है, ईमानदार है। लेकिन आप जितने बड़े ईमानदार हों, अगर आपके नाक के नीचे लूट है, अगर कमीशन बढ़ा है, अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो आप सीधे सीधे उसके जिम्मेदार हैं। योगी जी नियंत्रित नहीं कर पा रहे अपने कुछ अफसरों नहीं, को। बहुत बड़ा दीवाल है। क्या सरकारें अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती हैं? आखिर में सेवा प्रदाता को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। यू आर वेरी राइट। अकाउंटेबिलिटी कि आप अक्सर सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे अपनी मांगों को लेकर, वहाँ पे भी गांधी जी की तस्वीर लगी होती है। मेरा सवाल, गांधी जी की तस्वीर लगे होने के बावजूद सरकारी अफसरान अनैतिक कर्म करते हैं। आप अनशन कर रहे हैं, गांधी विचारधारा पे चलते हैं। क्या गांधी जी से सरकारें डरेंगी? क्या यह अनशन अपने मुकाम तक पहुंचेगा? सरकार गांधी विचारधारा से ही डर सकती है। नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। मेरी पृष्ठभूमि में क्रमिक अनशन का ये जो बैनर दिख रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गांधीवादी विचारधारा के संजय दीक्षित जी अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या पूरा मसला है, किन मांगों को लेकर वो अनशन कर रहे हैं, हम सीधे इन्हीं से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। आप मनरेगा को लेके, समायोजन को लेके क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार से दिक्कत क्या है इन सारे मसलों को लेकर? आखिर में आपकी मांग क्या है? कहाँ कमी रह रही है कि आपको अनशन पे बैठना पड़ा हुआ है? देखिए, मनरेगा में इस क्रमिक अनशन में मैंने 45,000 संविदा कर्मियों का जिक्र किया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस प्रदेश में 1.5 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं। 1.5 करोड़ कुटुंब इस योजना का लाभ पा रहे हैं। एक कुटुंब में औसत 4 व्यक्ति रहता है, तो 1.5 × 4 इस 6 करोड़। 22 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ की आबादी की जीविका मनरेगा से चल रही है। ये सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं। इन 6 करोड़ परिवारों की देखरेख और योजना का संचालन ये 45,000 संविदा कर्मी करते हैं। These are the employees who are the backbone of Manrega. The entire implementation of Manrega from Gram Panchayat level to the block is done by these people. और इनकी जो हालात हैं, इनसे सरकार बंधुआ मजदूरी करा रही है। इनका उत्पीड़न हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति इतने करोड़ों लोगों की रोज जीविका के लिए मनरेगा योजना को ज़मीन स्तर पर लागू करता है, अगर उसका घर में रोटी की समस्या होगी तो उस योजना में तो भ्रष्टाचार स्वतः पनपेगा। ये प्रायोजित भ्रष्टाचार है। मनरेगा योजना जिसने इस देश के कई राज्यों के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर बदल दी, आज केवल संवेदनहीन अफसरशाही और मदमस्त राजनीतिक आकाओं के कारण उस योजना का काला अध्याय चल रहा है। इन संविदा कर्मियों के लिए आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये व्यवस्था अमानवीय है। बेरोजगारी के कारण सरकार द्वारा उत्पीड़न नौजवानों का है। इट इज इनह्यूमन। टिप्पणी की थी सुप्रीम के बोबड़े साहब ने। एक महत्वपूर्ण सवाल, मनरेगा यह एक उत्कृष्ट योजना थी। पूरे विश्व में इस योजना का बहुत तारीफ हुआ है। आखिर में इतनी उत्कृष्ट योजना जो गांव स्तर, पंचायत, ब्लॉक स्तर पे लोगों को रोजगार मुहैया कराता था, यह आखिर लूट तंत्र कैसे बन गया? देखिए, इसमें कुछ कमियां तो शुरुआत से थी, लेकिन इस बीच बिकॉज इट इज़ अ डिमांड बेस्ड स्कीम, मांग आधारित योजना है जी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई छोटा राज्य है छत्तीसगढ़ और बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो हो सकता है छत्तीसगढ़
को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पैसा जाए केंद्र से। जहां मजदूर काम मांगेगा, इस योजना के तहत उसको काम देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्ट के तहत बाध्यता हो जाती है। ये जो डिमांड बेस्ड स्कीम को बजट बेस्ड स्कीम बनाने का षड्यंत्र पिछले 2-3 साल से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अधिनियम की क्या मंशा थी कि अगर मजदूर काम मांगे तो उसको 15 दिन के अंदर देना चाहिए। हम ये लागू नहीं कर पाए। जो सबसे बड़ा अधिकार था इस योजना के तहत मजदूर का, वो तो हम दे नहीं पाए। हम भ्रष्टाचार, फर्जी मास्टर रोल, फर्जी एमबी और फर्जी भुगतान की परंपरा और आगे बढ़े, इसलिए अब हम जिले और ब्लॉक में कह रहे हैं कि आप 200 परिवार को 100 दिन का काम दीजिए। इट इज़ रिवर्स। एक्ट कहता था कि अगर 50 लोग मांगे, 100 मांगे, 150 मांगे, 200 मांगे, 300 मांगे, आप उनको दीजिए। यू कैनॉट डिक्टेट। अगर किसी गांव में 100 परिवार हैं जो मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं, वहां आप 200 कहेंगे तो 100 फर्जी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। योजना का भ्रष्टाचार या कलंकित होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आपने ऐसी वृक्षारोपण में आप कहते हैं कि एक ग्राम पंचायत में 5000 वृक्ष लगा दो। एक वृक्ष को जीवित बचाने के लिए बच्चे की तरह पालन पोषण करना होगा। आज के समय में छोटा जानवर गांव घूम रहा है। अगर वृक्ष लगाने के बाद उसकी तार फेंसिंग या उसका सुरक्षा आपने घेरा नहीं बनाया, कम से कम 1 साल एक मजदूर उसकी देखरेख में नहीं लगाया, तो वो वृक्ष मर जाना है। धन मनरेगा का वेस्ट हो रहा है। पौधे नर्सरी से आए बिना जड़ के, औपचारिकता पूरी हुई, पैसा खारिज हुआ, लेकिन वृक्षारोपण नहीं हुआ। आज मनरेगा योजना की दिशा को बदलने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि समान काम का समान, मैं इस बात पे दोबारा आना इसलिए चाहता हूँ कि मनरेगा योजना से मैंने संविदा कर्मी और समान काम का समान वेतन 2013 में मैं जंतर मंतर पे बैठा था 4 दिन के लिए भूख हड़ताल पे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। लेकिन आज इस समय सभी देश में और उत्तर प्रदेश में जो झूठी घोषणाएं हो रही हैं कि हमने रोजगार दिया, रोजगार नहीं दिया सरकार ने। शिक्षित नौजवान को बंधुआ मजदूर बनाया है। आज मैं मनरेगा संविदा कर्मियों की लड़ाई नहीं है केवल ये, आज तो सड़क में चलता हुआ हर शिक्षित नौजवान को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, वरना यह देश गर्त में चला जाएगा। जिस देश की श्रम शक्ति, जिस देश का ह्यूमन रिसोर्स का इस तरह दोहन उत्पीड़न होगा, तो हमारा भविष्य क्या होगा? आपने सेवा प्रदाता का जिक्र किया है। सेवा प्रदाता द्वारा भर्ती मनरेगा योजनाओं में प्रतिबंधित किया जाए। क्या सरकारें अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती हैं? आखिर में सेवा प्रदाता को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। यू आर वेरी राइट। अकाउंटेबिलिटी। If there was no process available with the government to recruit young boys, then I would have slightly accepted service provider. मनरेगा योजना में 45,000 लोगों को पिछले 14 वर्षों से सरकार की जिले स्तर की डीएम की कमेटी ने नियुक्त किया और वो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। आज सरकार कह रही है कि इन सभी 45,000 को मैं एक ठेकेदार को दे देना चाहता, और जिस कर्मचारी को आप 6,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, ठेकेदार को जब देंगे तो 6,000 प्लस 18% जीएसटी प्लस 6% उसका सर्विस चार्ज, 24% एक्स्ट्रा सरकार उस ठेकेदार को देना चाहती है, क्योंकि ये केंद्रीकृत लूट है। सर्विस प्रोवाइडर केंद्रीकृत लूट है। 11 महीने का एग्रीमेंट। अगर सर्विस, आप हमें ये बताएं, अगर सर्विस प्रोवाइडर ने 500 बच्चे विभाग को दिए और 10वें महीने में सर्विस प्रोवाइडर ने कोई घोटाला कर दिया,
उनका ईपीएफ नहीं दिया या कुछ हुआ, वो ब्लैकलिस्ट हो गया। वो 500 लोग कहाँ जाएंगे? वो तो विभाग के कर्मचारी है नहीं, उनका ठेकेदार जेल जा चुका है, वो तो सड़क पे आ गए। और सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। आज अगर विभाग संविदा कर्मी रखेगा तो उस विभाग को कारण बताना होगा, अगर उसको निकालना होगा। समस्याएं कहाँ से आती हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी का ध्यान भटकाने के लिए ये संविदा कर नीति, इस देश में देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी। समान काम का समान वेतन संसार के सभी विकसित और विकासशील देशों में है। आई एम नॉट अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, यू कीप संविदा कर्मी, नो प्रॉब्लम, बट आपको उनको समान काम का समान वेतन देना होगा और सभी सामाजिक सुरक्षा देनी होगी, जो इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है, जो संसार में हो रहा है, जो भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी 2 साल पहले लागू कर दिया। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी 5% भी नहीं है देश में। आज उत्तर प्रदेश में अकेले 20 लाख संविदा कर्मी हैं, किसी को समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा। मतलब आप ये समझिए, अंधेड़ नगरी है। नौजवान को रोजगार के नाम पे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। सोशल सिक्योरिटीज तो हक है सबका, Yes. फिर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार भागती क्यों है? देखिए, एक कहावत है कि जब तानाशाही धीमे धीमे बढ़ती है तो आम जन को जो मूल बेसिक सुविधाएं हैं वह मुहैया करा के उसको संतुष्ट करने की प्रवृत्ति हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद अगर 2 वक्त की रोटी इंसान को मिल जाए तो वो इसको ही विकास मानने लगेगा। और धीमे धीमे आवाज़ें कम हो रही हैं देश में। इस दिशा में बढ़ भी रहा है तेजी से, बढ़ रहा है देश। और आज मैं इस उम्र में अनशन करने का मकसद है कि मनरेगा योजना के साथ, तो क्योंकि मेरा एक दिली जुड़ाव है, मैं 2 कार्यकाल रहा केंद्रीय परिषद में, यह योजना पंक्ति के उस अंतिम व्यक्ति के लिए है जो भूख से जिस मौतें होती थी, दूरस्थ से पलायन होता था। लेकिन इस योजना के संघर्ष करते करते ये जो सेवा प्रदाता और संविदा कर्मियों का उत्पीड़न सामने आया है, वो अब विषय मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। समान काम का समान वेतन सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो संविदा, इस बात को आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना चाहिए सरकार को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 6 महीने के लिए भी कोई संविदा कर्मी रखा जाए तो उसको समान काम का समान वेतन। सोशल सिक्योरिटी की 2-3 प्रमुख योजनाएं हैं। 20 कर्मचारी के ऊपर अगर कोई रखता है तो उसको ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। उसको जीवन भर बीमा मिलेगा उस ईपीएफ के माध्यम से। एक ऐसी जमा बचत है जो उसके सेवानिवृत्त होने के बाद उसको मिलती है। बीच में बच्चे की शादी है, कोई ऐसी आकस्मिक आवश्यकता है, वो विड्रॉ कर सकता है। दूसरा ईएसआईसी, स्वास्थ्य बीमा। ये चीज़ें उच्चतम न्यायालय कह रहा है केंद्र सरकार अपने संविदा कर्मियों को दे रही है। लेकिन सरकार तो चाहती है कि उच्चतम न्यायालय या फिर न्यायालय किसी भी तरह सरकारी कामकाज में बाधा न पहुंचाए, हस्तक्षेप न करे। तमाम आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार के लोग उच्चतम न्यायालय पे सवाल उठाते रहे हैं। देखिए, आज ये 5-7 साल से हो रहा है, पहले नहीं होता था। कहीं ना कहीं इस न्यायालय की संस्थाओं को कमज़ोर करने का यह कुत्सित प्रयास तो नहीं है? ये प्रयास सफल नहीं होना है। मैं आपको आज बता दूं, इस देश में अगर कभी वास्तविक रूप से क्राइसिस आएगी तो वो उत्पन्न न्यायपालिका ही करेगा। क्योंकि न्यायपालिका ऐसा नहीं है, बिका हुआ नहीं है। हो सकता है कोई एक आध ऐसे मामले हों, मैं नहीं कहूँगा कि राज्यसभा के लालच में किसी ने कोई फैसला कर दिया हो। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है कोरोना में जिसकी मृत्यु हुई है उसको देने के लिए। हाँ, अभी लेकिन स्पष्ट आदेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा,
आप तय करिए कि हम 50,000 देंगे, हाँ, ये उनका आप अधिकार है। 25,000 देंगे। ये टिप्पणी थी। केंद्र सरकार नहीं नकार सकती इस बात को, बिल्कुल। क्योंकि वेलफेयर स्टेट में इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। और ये प्राकृतिक आपदा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घोषित आपदा है। इसमें तो जो आपदा, अगर तूफान आंधी आएगा तो उसमें जो व्यक्ति हताहत होगा उसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। न्यायपालिका से महत्वपूर्ण मैं दूसरी बात कह रहा था, जो संविदा कर्मी है, राज्य सरकार संविदा कर्मी नियुक्त करे, मुझे कोई इतराज नहीं है, उसको समान काम का समान वेतन दे। अगर नरेगा का जूनियर इंजीनियर 11,200 रुपये पा रहा है और उसी ब्लॉक में JERS या PWD 65,000 रुपये पा रहा है, तो 65,000 का जो स्केल का न्यूनतम पॉइंट है वो कम से कम हमारे नरेगा को मिलना चाहिए, जेई को। दिस इज समान काम का समान वेतन और सभी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये पद, अगर संविदा कर्मी 3-4 साल इस काम में काम कर रहा है तो उसका समायोजन होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो काम कर रहा है इसका मतलब एक निश्चित उस काम की आवश्यकता है। हाईकोर्ट्स ने कहा है कि ऐसे पद, ऐसे कर्मी जिनकी निरंतर आवश्यकता है वो सदैव संविदा पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा है कि वो धीरे धीरे सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दे और पूरी तरह व्यवस्था संविदा पे लागू हो जाए। इस पे मतलब देखिए बताएं, सरकार पूरी तरह व्यवस्था नहीं लागू करेगी। केंद्रीकृत लूट की डोर अधिकारी के हाथ में रहेगी, माध्यम बनेगा संविदा कर्मी, क्योंकि वो शोषित है, उस पर हरदम तलवार है कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी, FIR हो जाएगा। अधिकारी तो कभी कभी सस्पेंड होगा, बट सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट, इट इज अ हॉलीडे। सेवा संविदा कर्मी अगर दीर्घकालिक उसका पद है, काम कर रहा है, तो 5 साल बाद तो किसी कीमत पे संविदा से समायोजन की तरफ बढ़ना चाहिए। और इस नरेगा में 2 उदाहरण हैं, राजस्थान सरकार ने और हिमाचल सरकार ने संविदा कर्मियों का समायोजन किया। उनके अनुभव के आधार पे उनको 30 से 40% बोनस अंक दिए और आज वो कर्मी, राज्यकर्मी है। मेरा ये अनशन संविदा रूपी अभिशाप के काले अध्याय को खत्म करके खत्म होगा। अब इस अनशन को देश भर में ले जाना है। मतलब ये अनशन अब निर्णायक लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि ये हमारे देश के नौजवानों को एक ऐसे कुएं में ढकेल रहा है जहां से उनकी जो एक क्षमता है, एक जोश है, हम गुलामी की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं इस संविदा व्यवस्था के कारण। संविदा में आपको रखना है, रखें, समान काम का समान वेतन दें। जो आज बिजली विभाग देखिए आप, 70,000 लाइनमैन हैं संविदा पे। हम बिजली पा रहे हैं तो संविदा कर्मियों के कारण। आप किसी अस्पताल चले जाइए तो 10 सरकारी डॉक्टर मिलेंगे और 90 वार्ड बॉय से लेके, नर्स से लेके, असिस्टेंट डॉक्टर से लेके सब संविदा पे। जो सरकारी डॉक्टर है वो 1.5 लाख रुपए पा रहा है और जो नौजवान MBBS होके गया है वो 24,000 रुपये पा रहा है। सरकारों में लाखों भर्तियां खाली पड़ी हैं, पद, उस पर भर्ती नहीं कर रहे हैं। उसके स्थान पे संविदा कर्मी पे, उनको बंधुआ मजदूर चाहिए। तो ये विषय मनरेगा के 45,000 संविदा कर्मियों से कहीं विशाल है। आपने गांधी जी की तस्वीर लगा रखी है और पूरा मतलब एक जो सत्याग्रह होता है आप अकेले इस अनशन को कर रहे हैं। क्या ये अनशन कितने दिनों तक चलना है? और गांधी जी के विचारधारा के अनुसार जब आप ये अनशन कर रहे हैं तो आप एक मन में क्या चल रहा है कि क्या यह सफल होगा? क्या सरकारें झुकेंगी? क्या आपकी मांगें मानी जाएंगी? देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं डांडी यात्रा, जी, शायद 78 लोग पहले दिन उनके साथ चले थे और जब 28-30 दिन बाद वो पहुँचे थे अपने गंतव्य पे तो 50,000 व्यक्ति उनके पीछे खड़ा था। और सत्याग्रह तो सबसे कठिन और सबसे सशक्त माध्यम है किसी भी तंत्र,
किसी भी तानाशाह, किसी भी मदमस्त सरकार को से टकराने का। और ये सत्याग्रह का अंतिम चरण है। अनशन के बाद भूख हड़ताल और अंतिम अस्त्र सत्याग्रह का जो महात्मा ने हरदम मना किया। गांधी जी ने कभी आमरण अनशन का के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया जी। जिसने किया उससे कहा कि सोच लो। आमरण अनशन, भूख हड़ताल बड़ा पवित्र चीज़ है। इसलिए अब मैं उस महामानव के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा बताए गए किसी भी विशालतम सिस्टम से लड़ने के तरीके से बेहतर तरीका नहीं है। और इसी तरीके ने हमें गोरों से मुक्ति दिलाई। मुझे विश्वास है कि यह जो संविदा रूपी अभिशाप, मनरेगा दरिद्र नारायण के लाभ की योजना है, इन विषयों पे अब ये निरंतर चलेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। और हमें कल एक गांधीवादी साथी ने बताया कि क्रमिक अनशन का ये लाभ है कि मैं चाहूँ तो कहीं जा भी सकता हूँ, कोई साथी उस अनशन को कंटिन्यू करे। जी। इट इज़ अनशन बाय सर्कुलेशन, इट शुड कंटिन्यू, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि अगर मुझे किसी अधिकारी से इस विषय पर वार्ता करने जाना है या किसी मीडिया चैनल पे जाना है तो आई कैन गो। क्रमिक अनशन इस मुद्दों को लेकर निरंतर चलेगा। और आज हर जिलों से, आज पहला दिन था, कुछ उन्नाव के साथी आए, मैंने सबको मना किया यहाँ भीड़ की आवश्यकता नहीं है, ये अनशन मैं स्वयं कर रहा हूँ। लेकिन जो साथी आएंगे उनसे अच्छा लगेगा मिलने का। लेकिन ये विषय इतना गंभीर है, इसको मीडिया, आपका चैनल, आप लोग नौजवान हो, गंभीर विषयों पे संघर्ष कर रहे हो कि बात जनमानस तक पहुँचे। मैं हृदय से आपके चैनल को बधाई देता हूँ। अच्छा, गांधी जी की तस्वीर आपने लगा रखी है, आप अक्सर सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे अपनी मांगों को लेकर, वहाँ पे भी गांधी जी की तस्वीर लगी होती है। मेरा सवाल, गांधी जी की तस्वीर लगे होने के बावजूद सरकारी अफसरान अनैतिक कर्म करते हैं। आप अनशन कर रहे हैं, गांधी विचारधारा पे चलते हैं, क्या गांधी जी से सरकारें डरेंगी? क्या यह अनशन अपने मुकाम तक पहुँचेगा? सरकार गांधी विचारधारा से ही डर सकती है, ये मैं बता दूं आपको। और कोई भी ताकत वर्तमान स्थिति देश की राजनीतिक परिदृश्य में, दुर्भाग्य से हर राजनीतिक दल के अनमारी में इतने कंकाल हैं। आज जो हो रहा है, हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन और राज्यों में और सरकारों में, राजनीतिक दलों में भी हुआ। आज किसी भी राजनीतिक दल को इस वर्तमान अलोकतांत्रिक, जो जिस तरह संस्थाओं को दुर्बल किया जा रहा है, जिस तरह निजीकरण, सरकार स्वयं उत्पीड़न करने पे आ गई। अभी तक तो फैक्ट्रियां, उद्योग मजदूरों का उत्पीड़न करते थे, आज इस देश में सरकारें उत्पीड़न करने लगी। तो गांधी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। गांधी सबसे कठिन भी है, क्योंकि गांधी एक ऐसा महामानव था जिसने जो कहा उसका सबसे पहले प्रयोग स्वयं पे किया। बिल्कुल। सो गांधी का नाम लेना, गांधी की फोटो टांगना, एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस जी, जो अपने आप को जो कॉपीराइट मानती है गांधी जी का। हाँ, गांधी के नाम का कॉपीराइट मानती है। बिल्कुल। और आज अगर उसके आचरण को देखिए, गांधी कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। मैं उनको भी कहूँगा, अगर दोबारा इस देश के दिल में बसना है तो गांधी के चरणों में जाएं, जो गांधी ने बताया था वो करें। लड़ाई सड़क पे होनी चाहिए। किसी भी आंदोलन, किसी भी संघर्ष को अगर गांधी विचारधारा से करोगे तो उससे सशक्त तरीका ही नहीं है। हिंसा का कहीं उपयोग ना हो और किसी भी हिंसा से न डरना गांधी ने सिखाया है। आपके इस मांग में आखिरी जो मांग है, 6 नंबर का पॉइंट, पिछले 4 वर्षों के प्रशासनिक मद के खर्च के घोटालों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। आपको लगता है प्रशासनिक मद में घोटाला हुआ है, और घोटाला हुआ है तो कितना हुआ है, और उसकी जांच कैसे हो और कैसे जिम्मेदारों पे कार्रवाई हो? देखिए, मेरी रिपोर्ट्स पे इस प्रदेश में सीबीआई जांच चल रही है मनरेगा में।
कई अधिकारी जेल में हैं, कई फाइनल रिपोर्ट्स लगने वाली हैं, जेल जाने वाले हैं। मैंने प्रशासनिक मत के सारे दस्तावेज निकाल लिए हैं। वाईफाई कनेक्शन 10 ब्लॉकों के लिए 40 लाख रुपए एक साल में। कैन यू इमेजिन? दस्तावेज हैं। और मैं मानता हूं और लोग भी कहते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वच्छ छवि का है, बेदाग छवि का है, ईमानदार है। लेकिन आप जितने बड़े ईमानदार हों, अगर आपके नाक के नीचे लूट है, अगर कमीशन बढ़ा है, अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो आप सीधे सीधे उसके जिम्मेदार हैं। योगी जी नियंत्रित नहीं कर पा रहे अपने कुछ अफसरों नहीं, को। बहुत बड़ा दीवाल है। योगी जी और वास्तविकता के बीच में भ्रष्ट अधिकारी और तंत्र की बहुत बड़ी दीवाल है। ये दीवाल नहीं टूटेगी तो इस प्रदेश में योगी जी तो नकारे जाएंगे, लेकिन योगी जी का कार्यकाल भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं अभी भी अपेक्षा करता हूँ कि योगी जी हस्तक्षेप करेंगे, इस उत्पीड़न, इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे। तो हमारे साथ संजय दीक्षित जी थे जो क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, और आप पूरे फ्रेम में देख लीजिए कि जिस तरह का अनशन ये कर रहे हैं, ये पूरी तरह निर्णायक अनशन है। और ये लगातार इस मुद्दे को लेकर शहर शहर पदयात्रा भी करेंगे। ऐसा आपका योजना है पदयात्रा करने की भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये निरंतर चलेगा। ये निर्णायक बिंदु पे पहुंचकर ही खत्म होगा। तो मनरेगा के मुद्दों पे और संविदा कर्मियों के मुद्दे पे एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को मुकाम मिले, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप देख रहे थे द लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।